दोस्तों ये अनुराग पाठक की बुक 12th फेल का पार्ट 5th है, जिसके 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये पार्ट 5th है। आपको नरेशन, आई होप आपको नरेशन बहुत पसंद आ रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू करते हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है, मनोज की मम्मी पापा के वापस जाने के बाद में मनोज लाइब्रेरी में फिर से अकेला हो जाता है। बैठा बैठा कुछ सोच रहा था, फिर वो लाइब्रेरी की बैल्कनी में जाकर नीचे की तरफ देखने लगा, सड़क की चहल पहल। तभी वहाँ पर एक बारात आई। बाराती जोश में नाच रहे थे। गाना वो वाला चल रहा था, मेरा पिया घर आया। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर नाच रहे थे। उस बारात को देखकर ये खो गया और सोचने लगा कि खुशी तो हर जगह है, बस हमारी आंखें उसको नहीं देख पाती। फिर ये जल्दी जल्दी नीचे गया। बारात थोड़ा आगे बढ़ गई थी तो बारात में जाकर जोश के साथ ये नाचने लगा, ये काली काली आंखें वाले गाने पे। अब ऐसे ही उसके दिन कट रहे थे। अब एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा, यहाँ पे कलर करवाना है तो पुरानी रद्दी निकाल दो और अच्छे कबाड़ी को भेज दो। मनोज ने उनके कहे अनुसार रद्दी निकाल दी और 5,000 रुपये में भेज दी। इसके बाद हुकुमचंद जी ने जब हिसाब मांगा तो मनोज ने पूरा हिसाब उनके सामने रख दिया। हिसाब देखने के बाद हुकुमचंद जी मनोज को शक की नज़रों से देखते हुए बोले, पिछले साल तो 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस बार 5,000 की कैसे? लेकिन मनोज बोला, सर इतनी रद्दी निकली है, मैंने 7 कबाड़ियों को ट्राई किया, जो सबसे अच्छा भाव दे रहा था उसको बेचा है। लेकिन हुकुमचंद जी ऐसा सवाल पूछकर मनोज पर नहीं, मनोज की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। उनके हिसाब से 300 रुपये कमाने वाला आदमी 2,000 की हेरा फेरी करे तो उसके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। मनोज बोला, सर रद्दी इतनी निकली है, मैंने सबसे अच्छे कबाड़ी को बेची है। लेकिन हुकुमचंद जी उसकी ना सुनते हुए एक ही बात बोले, मनोज त्यागी जी को तुम पर इतना भरोसा है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। ये बात मनोज को इतनी चुभ गई ना, उसने उसी टाइम पर फैसला कर लिया, मैं अब इस लाइब्रेरी में नहीं रहूँगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये भी आया कि फिर जाऊँगा कहाँ पे, पैसे कहाँ से आएंगे, नौकरी कहाँ से? बड़ी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली है। अब पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो अगले ही दिन त्यागी जी के पास में गया सुबह के टाइम पर, और कुर्सी पर बैठे बैठे सीधा सीधा त्यागी जी को अपनी बात कह दी साफ शब्दों में कि सर अब मैं वहाँ पर लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। तो त्यागी जी मुस्कुरा के बोले, लो चाय तो तुम पियोगे नहीं, गजक खाओ। बेटा हुकुमचंद जी व्यापारी आदमी हैं, वो मार्केट को अच्छे से जानते हैं, वो साड़ियाँ बेचते हैं, उनको सब चीज़ों की परख है, मार्केट की परख है, लेकिन इंसान की नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, काम करते रहो वहाँ पर। लेकिन मनोज उनकी बात सुनने के बावजूद वहाँ पर काम नहीं करना चाहता था। तभी पांडे वहाँ पर आ गया किसी लड़की अंशु गुज्जर के साथ में। ये अंशु गुज्जर का भी आगे रोल है दोस्तों। ये यहाँ पर आया, सारी कहानी पांडे और अंशु गुज्जर को पता चली, कहानी बताई इन लोगों को, काफ़ी सारी बातें हुई। तब तक पांडे कुछ नहीं बोला। पांडे ने एंड में सिर्फ एक ताना मारा और उसके बाद में बोला, अरे ओ तेजस्वी, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचा करना, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच सकता। तू ये सोच रहा है कि तेरी ये जिद देखकर हम लोग तेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर तू अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहा है। शहर में इतने इमोशंस नहीं चलते। अगर शहर में सरवाइव करना है तो लाइब्रेरी वापस चला जा, नहीं तो कोई और ऑप्शन तेरे पास है नहीं। मनोज लाइब्रेरी वापस चला गया उसकी बात सुनने के बाद में। अब लगभग 1 महीने बाद पांडे उससे लाइब्रेरी मिलने गया। तो मनोज से मिलने वो लाइब्रेरी पहुंचा। वहां जाकर देखा काउंटर पर हुकुमचंद जी बैठे हुए थे, वो रजिस्टर देख रहे थे। उसने पूछा, मनोज कहाँ है? तो वो बोले, 1 महीने पहले वो काम छोड़कर चला गया। क्या? कहाँ पे? हुकुमचंद जी ने मनोज का नया पता उसे दे दिया पांडे को। घनश्याम आटा चक्की गणेश मंदिर के पास में एक बस्ती में वो रह रहा है। कोई आटा चक्की वाले ने उसे घर दिया। इसने साइकिल घुमाई गणेश मंदिर की तरफ। एक बस्ती में, ग्वालियर की एक बस्ती में पहुंचा। वहाँ पर ये गणेश मंदिर के पास में आटा चक्की के पास में पहुंचकर एक आटे में सने हुए आदमी से पूछता है, भाई साहब ये मनोज नाम का लड़का यहीं पर आपके पास किराए पर रहता है क्या? तो वो आटा पीसने वाला बोलता है, अरे पांडे पहचाना नहीं क्या? तो वो आटे की चक्की में काम कर रहा था। मनोज आटे की चक्की में काम कर रहा था। बोला, थोड़ी देर में मेरा काम खत्म हो जाएगा, हम कमरे पर चलकर बात करते हैं, तू बैठ। पांडे वहीं बैठ गया और मनोज को चक्की में काम करते देख रहा था। थोड़ी देर में मनोज ने आधे घंटे में करीब चक्की बंद कर दी। अपने बालों से, बनियान से आटा साफ किया, शर्ट उठाई खूंटे से और बोला, चल पांडे। चक्की बंद की, साइकिल उठाकर ये चल दिए कमरे की तरफ। पांडे उसके साथ साथ चलता रहा। रास्ते पर बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। तंग गलियों में होते हुए ये मनोज के कमरे पर पहुंचे, दीवार पर साइकिल टिकाई और कमरे के अंदर गए। वहाँ पर ठीक से लाइट भी नहीं आ रही थी। मनोज ने बैठने के लिए पांडे को एक स्टूल दी
और फिर बोलता है कि 200 रुपये किराया है इस कमरे का, 4 घंटे गेहूँ पीसने का काम है, फिर पूरा दिन अपना है। टाइम का अगर ठीक से मैनेजमेंट करो ना तो टाइम निकल ही आता है पढ़ने के लिए। पांडे उसे घूरे जा रहा था, कुछ नहीं बोला। काफ़ी देर तक मनोज के बोलने के बाद पांडे बस इतना सा बोला, आखिर तुम माना नहीं ना, छोड़ दी लाइब्रेरी। मनोज बोला, यार ईमानदारी से इस सिटी में टिके हुए हैं, शहर में रुके हुए हैं, वही हिम्मत दे रही है। भारी आवाज़ में बोल रहा था, जब वही नहीं रहेगी तो कैसे रहेंगे। तभी लाइट चली गई तो पांडे बोला, इस अंधेरे कमरे में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा फिर मनोज ने मोमबत्ती जलाते हुए कहा, पांडे ये बाहर का अंधेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मन का अंधेरा। हाँ, मेरी ईमानदारी की कदर है, वहीं रहूँगा। इतनी बातें होने के बाद में पांडे बोला, चल मनोज चलता हूँ। बाहर आके पांडे साइकिल पर बैठा और जाते जाते आखिरी बार मनोज को देखा। उसके गाल अंदर चले गए थे, गोरा रंग पीला पड़ गया था, आंखें अंदर चली गई थी। फिर पांडे उसके साथ में चलता चलता गली के नुक्कड़ तक पहुंचा और बोलता है, मनोज एक बात कहूँ, मानेगा? मनोज बोला, उस लाइब्रेरी में वापस नहीं जाऊँगा। नहीं, पीली कोठी में मेरे साथ तैयारी करेगा, मुझे भी एक साथी की ज़रूरत है, किराया मैं पूरा दे दूँगा। मनोज की भी इच्छा खूब थी, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बोला ना मैं दे दूँगा किराया। और आखिरकार मनोज पांडे के साथ पीली कोठी में शिफ्ट हो गया पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पर इस ग्रुप में रहकर पढ़ाई करने की बात ही अलग थी, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे पीएससी की तैयारी कर रहे थे। अब दूसरी बार पीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाला था, वो आने वाला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने, आपको याद हो तो, ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद में एक्सपीरियंस के लिए दिया था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब ये सीरियसली देना चाह रहा था और इस बार इसको पूरा भरोसा था कि प्रीलिम्स इस बार तो क्लियर हो ही जाएगी इससे। ये दूसरी बार था इसका, फर्स्ट टाइम इससे क्लियर नहीं हुआ था। वो जो दीप भाई साहब थे जो यहाँ पर पढ़ते रहते थे, उनका क्लियर हो गया था, वो अंशु गुज्जर का भी क्लियर हो गया था। और उन्होंने ही कहा था ये पीली कोठी में जो तैयारी करते हैं ना, उनका हो ही जाता है। तो इसको भी भरोसा था कि इस बार मेरा भी हो जाएगा। अब जब इसके एग्ज़ाम्स हुए, दूसरी बार जब इसने एग्ज़ाम्स दिए प्रीलिम्स के पांडे के साथ में, तो इसका नहीं हुआ, ये रह गया। इसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज को एक झटका सा लगा सब कुछ बर्बाद हो गया, जो अब तक तैयारी की थी सब कुछ ख़त्म हो गया। 4-5 दिन तक तो इसको यकीन ही नहीं हुआ, इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो फिर से तैयारी में लग गया, लेकिन नवंबर तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस बार एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं। फिर न्यूज़पेपर में एक दिन आता है, सारे भ्रम टूट गए। उस दिन आया कि इस साल पीएससी के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे एमपी में। बहुत सारे लड़कों लड़कियों का दिल टूट गया था, क्योंकि जो भी तैयारियां कर रहे थे वो इसी के भरोसे तो थे। अब पीली कोठी में तैयारी करने वाले 1-2 लड़कों ने तो सोच लिया था दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, फिर 1 साल करें क्या। अभी अंशु गुज्जर जो गाइड करने कभी कभार यहाँ पर आती थी, वो आकर के बोलती हैं कि अब इस तैयारी में कुछ भी नहीं रखा, मेरी मानो तुम लोग सिविल्स की तैयारी करो, IAS IPS की। तो वो लोग ये नाम सुनते ही डर गए। IAS IPS दीदी हमारे बस का नहीं है, वो लोग डर गए। PSC इनको सही लग रहा था कि PSC तो हमसे क्लियर हो नहीं रही, IAS IPS तो बहुत दूर की बात है। अंशु गुज्जर बोलती है कि क्यों नहीं होगा, दिल्ली जाओ, वहाँ भी इंसान रहते हैं, तैयारी करो, 1-2 साल बन जाओगे। तो मनोज उनकी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ, बोला दीदी अब मैं खाली हाथ गाँव तो नहीं जा सकता वापस, दिल्ली जाना पड़े तो जाऊँगा, लेकिन कुछ बन के जाऊँगा, वापस ऐसे नहीं जाऊँगा, गाँव में बड़ी बदनामी होगी मेरी। तो इतने में गुप्ता बोलता है, अबे PSC तो तुझसे क्लियर हो ना रही, चलें सिविल्स की तैयारी करने के लिए। सपने देखना छोड़ दे मनोज, IAS अपने लिए नहीं है। जिस कॉलेज में हम लोग पढ़े वहाँ से IAS नहीं बनते लोग, और बनते हैं तो बहुत मुश्किल से बनते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से बनते हैं IAS। मनोज बोला जो कुछ भी हो, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा दिल्ली जाके। दिल्ली रहने के लिए बहुत पैसे भी चाहिए मनोज, पांडे बोला बहुत पैसे चाहिए। तो अंशु बोली उसकी चिंता मत करो मनोज, दिल्ली में कोचिंग के लिए 10,000 रुपये मैं तुम्हें दूंगी। ये बात सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गया, बोला दीदी शुक्रिया, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूँगा, आपसे पैसे नहीं ले सकता। अंशु बोली बेकार की बातें मत कर, तू मेरा छोटा भाई है, तेरा अगर वाकई बनने का मन है तो तू दिल्ली ज़रूर जाएगा। मनोज अब सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने लगा रहा और मई में उसने एग्ज़ाम्स दे दिए। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 5 महीने का टाइम मिलता था। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने रिजल्ट आने का वेट नहीं किया, तुरंत मेंस की तैयारी में लग गया। अब पांडे ने डर से सिविल्स के एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, लेकिन मनोज ने रिस्क ले लिया था।
तो वो मनोज के साथ में दिल्ली जाने को तैयार हो गया था। मनोज और पांडे दिल्ली जाने को तैयार हो गए थे। अब ये निकले दिल्ली के लिए। अब दो लड़के ग्वालियर से उम्मीद भरे दिलों से निकले दिल्ली की तरफ। स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन से सीधा पहुंचे मुखर्जी नगर। बोरियों में अपनी किताबें भरे। दिल्ली का मुखर्जी नगर, न जाने कितने ही स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पर। यहाँ का माहौल ग्वालियर से बिल्कुल खतरनाक था। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे यहाँ पर। यहाँ पर ये समझ लो तीर्थ था स्टूडेंट्स के लिए। कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्या बात कर रहा था, कोई क्या बात कर रहा था। ऐसे लग रहा था पूरा मुखर्जी नगर बस पढ़ाई में ही डूबा हुआ हो। ये माहौल देखकर मनोज को लगा जैसे वो बिल्कुल सही जगह आ गया है, क्योंकि इससे पहले ग्वालियर में उसको लगा सारा टाइम उसने वेस्ट किया। नेहरू विहार के सी ब्लॉक में उसने एक कमरा ले लिया। एक जगह पर पता चला कि दृष्टि कोचिंग के विकास सर हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये गया वहाँ पर। पांडे वहाँ पर नहीं गया। पांडे खुद को हिंदी में वैसे होशियार समझता था। ये गया वहाँ पर पहले से मौजूद स्टूडेंट से बात हुई इसकी। वो लोग इंटरव्यू तक पहुँच चुके थे। IAS के इंटरव्यू तक पहुँच गए थे। मेंस सब क्लियर हो गया था। वो बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे थे। उनको देख के डर गया, सर खुजाने लगा। सोचने लगा कि मेरा तो इन लोगों के सामने लेवल ही नहीं है। वो डर गया बुरी तरह से। खुद को अभी भी 12th फेल मान रहा था। ये धब्बा लिए आया था 12th फेल का। विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वहाँ पर जब इनसे पढ़ने लगा ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। सारे के सारे उनको कान खोल कर सुनते थे और खो जाते थे उनकी बात में। अब काफ़ी दिनों तक उनसे पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, अब मैं टेस्ट लूँगा। बहुत दिन पढ़ा लिया मैंने। तो ये बात होने के बाद में मनोज बाहर गया कोचिंग से। वहाँ पर चाय पीते पीते कुछ लड़के बात कर रहे थे, टेस्ट की बात कर रहे थे। बोले ये सर अगर किसी के बारे में बोल देना, ये किसी का लिखा हुआ देख करके बता सकते हैं कि ये बच्चा IAS बनने के लायक है या नहीं, भाई मेंस में क्वेश्चंस लिखने लायक है या नहीं। मनोज उनके पास में खड़ा हो गया। काफ़ी कुछ जानने को मिला इन लड़कों से। विकास सर की बात कर रहे थे कि विकास सर देख के बता सकते हैं कौन इस साल पक्का IAS बनने वाला है। पिछले साल भी एक लड़के के लिए कहा था और वो बन गया। तो इनमें से एक लड़का बोलता है इसका मतलब वो मेरे लिए बोलेंगे इस बार। तो बाकी लड़के उस पर हंसने लगे। ऐसे ये लोग बात कर रहे थे। ऐसे ऐसे समझदार लड़कों की बातें सुनकर ये खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। ये सोचने लगा कि क्या लिखूं कल पेपर के अंदर जो इनका टेस्ट क्लियर हो जाए। विकास सर का टेस्ट क्लियर करना मतलब IAS का मेंस क्लियर करना। पांडे बोला अगर तुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो कुछ अलग लिख, सबसे अलग लिख, अपनी लैंग्वेज को रिच बना। और दूसरे राइटर्स भी उसे बताए। फिर इसने क्या किया, विकास सर के नोट्स उठा लिए, उनको ही पढ़ने लगा। अब अगले दिन टेस्ट का दिन। सीरियसली इसने टेस्ट दिया। जो कुछ इसने पढ़ा था, जो कुछ इसने तैयारी की थी, पेपर में लिख दिया। टेस्ट हुआ। उसके बाद विकास सर आए, कॉपियाँ चेक की। कॉपियाँ चेक करने के बाद विकास सर ने पूछा अरे तुम में से ये मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने हाथ उठा दिया। उसका पेपर हाथ में उठाकर सर ने बोला हाँ खड़े हो जा बेटा। मनोज डर गया कि अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।